हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स में, और ये रिसेंटली आया है और उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं। बिकॉज इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है एवोल्यूशन ऑफ वर्क एंड वर्क प्लेस। तो आजकल के टाइम पे किस तरीके से वर्क इवॉल्व हो रहा है, एवोल्यूशन कैसे हो रही है वर्क प्लेस की, ये टॉपिक उसके बारे में बात करता है। और मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा। मुझे लगा कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या मैनेजमेंट पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये रीसेंट टॉपिक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वो अपनी नॉलेज अपडेट कर सकते हैं कि आज के टाइम पे किस तरह से देखा जाता है वर्क प्लेस को और वर्क को। तो इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली इन्होंने क्या चीज़ बताने की कोशिश करी है, क्या कवर करा हुआ है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जैसे आज के टाइम पे इंडिया का जो वर्क प्लेस कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। बिकॉज आज के टाइम की जनरेशन भी बहुत चेंज हो चुकी है। जैसे कि आज कल जेन जीज जिनको हम बोलते हैं वो लोग ऑफिस कल्चर में एंटर कर चुके हैं, तो वहाँ पे उनका काम करने का तरीका इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मिलेनियल्स वर यूज टू डू। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल हायरार्कियल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, अगर मैं इसको फोकस करके आपको दिखाऊं तो यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल हायरार्कियल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है। मतलब ट्रेडिशनली जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर था, यानी कि एक हायरार्की थी जहाँ पे एक सबॉर्डिनेट होता था, फिर उसके ऊपर एक बॉस, फिर उसके ऊपर और उसका बॉस, ऐसे करके। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बहुत डायनामिक हो गया है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो गया है। और आज के टाइम पे बहुत डाइवर्स वर्कफोर्स हो गई है। मतलब बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स टाइप के लोग काम करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत मॉडर्न वर्कफोर्स हो गई है। तो जो काम है ना, उसका जो रोल है, काम करने वालों का जो रोल है वो बहुत चेंज हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनली फॉलो होता था वो अब नहीं होता है। अच्छा, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है एटलीस्ट वो अब चेंज हो रही हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो इसमें देखने को ये मिला है कि ज़्यादा एम्फेसिस अब किस पे हो गया, ऑथेंटिक इन वर्क प्लेस, ऑथेंटिफिकेशन पे, कि जो वो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। कंपनीज क्या करती है, प्रोमोट एम्प्लॉयज टू बी ट्रू सेल्फ टू देयर, नॉट ओनली फॉस्टर ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो प्रूव टू बी मोर इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल। एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर रही है कि वो अपने ट्रू सेल्फ, यानी कि वो जिस तरह के हैं, जैसे हैं, उस हिसाब से काम करें। अपना फेक फेक होने की कोशिश या आउट परफॉर्म करने की कोशिश, या जो होता है कि एक अपना जो पर्सनालिटी है वो वहाँ कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और, एक्चुअल कुछ और, वो नहीं, अपना जो ट्रू सेल्फ है उस पर रहें, उसी तरीके से काम करें। तो जेन्युइनिटी, ऑथेंटिसिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और वो बहुत इनोवेटिव और सक्सेसफुल हैं। तो ये रिसर्च ये दिखा रही है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, दैट कैन बी ट्रू सेल्फ एट देयर वर्क। मतलब वो जब अपने खुद के हिसाब से काम करते हैं, अपने ट्रू सेल्फ की तरह काम कर रहे हैं, तो वो 3.1 टाइम्स ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो 3 गुना ज़्यादा मोटिवेटेड है काम करने के लिए, जब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जैसे हैं वो उस तरीके से काम करें, जो उनके पर्सनल स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसके हिसाब से। इसके अलावा जो और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जैसे एडिशन ऑफ यंगर वर्कफोर्स, जैसे मैंने बोला कि अब यंगर वर्कफोर्स, यंग एम्प्लॉयज़ आने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मॉडर्न इंडियन वर्क प्लेस का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। हायरार्की की जगह फ्लैट हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइड करी गई हैं, ओपन कम्युनिकेशन हो गया है, कम्युनिकेट करना इजी हो गया है एक दूसरे के साथ। पहले की तरह नहीं है जैसे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में होता था कि हम एक सबॉर्डिनेट अपने टॉप मैनेजमेंट से बात डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है और फीडबैक नहीं जाता है। तो वो चीज़ें अब ख़त्म है, ओपन कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इनोवेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो पहले टॉप डाउन होती थी। टॉप डाउन मतलब ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट जो बॉस है वो डिसीजन लेता था और वो नीचे फॉलो करते थे सारे, सेंट्रलाइज था। अब वो इंक्लूसिव और बॉटम अप हो गया, उल्टा हो गया। इंक्लूसिव मतलब सबको इन्वॉल्व किया जाता है, और बॉटम अप मतलब बेसिक
जो नीचे जो मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंक्लूड करके उनके डिसीजंस को सुना जाता है, माना जाता है, तो बॉटम अप हो गया। और रिसर्च ये इंडिकेट कर रही है कि जो जेन जी एम्प्लॉयज़ हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन है, उनका परसेप्शन अपने करियर ग्रोथ को लेके जो है और जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों है? बिकॉज देयर ट्रीटमेंट एज फुल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, कि उनको ये एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन से कि चाहे वो कोई भी पोजीशन पे हो ऑर्गेनाइजेशन की, उनको फुल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाए। फुल मेंबर्स का मतलब है कि एज अ फुल रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, इवन इफ के वो वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ही क्यों ना गए हों तो भी। तो वट एवर द पोजिशन इज, उनको एक फुल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी कि हर एक एम्प्लॉय की होती है। आफ्टर दिस इट इज सेइंग के Gen Z employees feel that their organization promote innovation opportunities that are approximately 2.7 times more likely to endorse their organization as a great workplace। कि अगर वहाँ पे innovation opportunities को encourage किया जाता है तो वो ये मानते हैं कि उनकी organization normal organization से 2.7 times ज़्यादा better है। तो ओपन कम्युनिकेशन होना, जेन्युइननेस होना और इनोवेशन को सपोर्ट करना और फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन होना, बहुत चीज़ें चेंज हो रही है ट्रेडिशनल जो पहले हुआ करता था। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ रिटर्न टू ऑफिस, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने ऑफिस में रिटर्न करते हैं, वापस छोड़ के नहीं जाते हैं। तो विद सम इशूइंग टॉप डाउन मैंडेट्स, अदर लिंकिंग पे एंड प्रमोशन टू इन ऑफिस प्रेजेंस, सच मैंडेट्स कैन एडवर्सली। तो पहले जिस तरह के मैंडेट्स हुआ करते थे, जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो मैंडेट्स होते थे, वो चीज़ें प्रेशर डालती थी एम्प्लॉयज़ पे। बट अब कह रहे हैं कि ये चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं। एम्प्लॉयज सब्जेक्ट टू मैंडेट्स आर लेस लाइकली टू। पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉयज़ इन मैंडेट्स के प्रेशर में रहते थे वो बहुत जल्दी कंपनीज छोड़ देते थे। बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अब क्या है, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो रिलेशनशिप है अपने मैनेजर्स के साथ वो और ज़्यादा बेटर है। अब उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने काम में, और रिमोट वर्क मतलब यानी कि जैसे हमने देखा कि कोविड एरा में जैसे लोगों को आदत पड़ गई वर्क फ्रॉम होम में काम करने की या फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की, या रिमोट वर्क यानी कि ऑफिस में नहीं प्रेजेंट है लेकिन कहीं और से काम कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था। तो उस वजह से अब उनको फ्लेक्सिबिलिटी की आदत हो गई है। तो अगर वो चीज़ें, अगर कुछ कंपनीज़ में अगर वो चीज़ें बंद करी जा रही हैं तो उससे एम्प्लॉयज़ बहुत डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। उनको चाहिए कि अभी भी उनको उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी मिले, रिमोट वर्क करने का मौका मिले। एंड तो डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी जिनको आदत हो गई है वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है जब से कोविड ख़त्म हुआ, ऑफिस खुलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि कम्यूटिंग स्ट्रेस होता है, ऑफिस आने जाने का कितना स्ट्रेस होता है, ट्रैफिक कितना है आजकल। उसके अलावा हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें डिससेटिस्फाई कर रही हैं। लेकिन अगर आपका फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, या हाइब्रिड भी है, रिमोट है या हाइब्रिड है या ऑन साइट है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही है, जिससे उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, या उनको रिमोट वर्क करने का अपॉर्चुनिटी है, या हाइब्रिड है कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑन साइट भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। उसके अलावा जो बेस्ट वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव प्रोसेस टू एनकरेज पीपल टू रिटर्न टू द ऑफिस, तो ये सारी चीज़ें उनको एनकरेज करती हैं। जब टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इंक्लूसिवनेस होती है, तो ये उनको एनकरेज करती है रिटर्न ऑफिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे जुड़े रहने का। नाउ हाईलाइटिंग द बेनिफिट सच एज इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन, साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत फोकस में आ गई है कि कैसे कोलैबोरेशन बढ़ानी है, सेलिब्रेशंस करनी है, साइकोलॉजिकल वेलबींग पे ध्यान देना है। तो ये सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिटर्न टू ऑफिस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आजकल एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करा जाए। उसके बाद यही टॉपिक यहाँ कंटिन्यू होता है जहाँ पे ये बात कर रहे हैं
जो बेस्ट वर्क प्लेसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द बेस्ट वर्क प्लेसेस, मैं आपको ये दिखा देती हूँ जूम करके। Some of the best workplaces have adopted a remote first approach and found it works well for them. तो जैसे जिनके घर में ये शायद पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है, तो एनीवेज यहाँ ये लिखा हुआ है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या एल्डरली पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है। तो कुछ वर्क प्लेसेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, रिमोट वर्क करने का मौका दे रही है कि वो अपने घर से काम कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है न्यू जनरेशन को। एंड द बेस्ट वर्क प्लेसेज हैव इंश्योर्ड एक्सेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेस करना ईजी है, फ्रिक्शनलेस है, जैसे कि अप्रूवल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं चीज़ों के लिए, वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब काम करना आसान हो रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव है, इतना कंड्यूसिव है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, उनको घर से काम करने का ऑप्शन भी है, अप्रूवल आसानी से मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन ईजी हो रही है, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है, जो ये सब चीज़ें पहले नहीं देखी जाती थी। तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि किस तरह हम सपोर्ट बिल्ड करें, इंक्लूसिवनेस की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकली कैसे सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाना है उसकी इम्पोर्टेंस समझी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को कैसे एम्पावर फील कराना है ताकि वो बोलें, अपनी बात रखें, और लीडरशिप जो है वो सुनती है उनको ध्यान से, यानी कि उनके जो लीडर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो उनको सुनती है और उनके साथ एम्पैथाइज कर रही है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखती है अपने एम्प्लॉयज़ को और उसके बिजनेस आउटकम्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। फिर फ्यूचर ऑफ वर्क सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड दिस बैलेंस मॉडल। फ्यूचर भी यही देखा जा रहा है कि इसी बैलेंस मॉडल पे जा रहा है, वेयर एज कंपनीज स्ट्राइव टू मीट इवॉल्विंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस वाइल मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो कंपनीज जो है वो एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों बैलेंस करके चल रही हैं। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ द वर्क। तो नाउ दे आर सेइंग कि अब किस चीज़ पे ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए। तो आगे का जो ये आर्टिकल है वो बता रहा है कि पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयज़ की, उनको ट्रेनिंग दें, रॉबस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम दें, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके करियर प्रोग्रेशन के ऊपर ध्यान दें कि कैसे एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान दें ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत मोटिवेटेड हों और चैलेंजिंग टास्क करने के लिए रेडी रहें, क्रिएटिव हों, ताकि वो क्रिएटिवली सोचें, चैलेंज जो है वो उसको एक्सेप्ट करें, इनोवेटिव हों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे इंडिविजुअल्स को फील हो कि वो फुल मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे उनका कोई भी रोल हो ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका काम काफ़ी ज़रूरी है, तभी उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, उनको लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। यहाँ इन्होंने यही लिखा हुआ है कि अगर हम सेफ प्लेस बनाते हैं वेयर पीपल कैन ओपनली एड्रेस देयर कंसर्न, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है या कोई एंग्जाइटी है, कोई बर्नड आउट है, तो वो इजीली वहाँ बात कर सके, इस तरह का एनवायरनमेंट हो। और टाइम ऑफ लेने का भी मौका दिया जाए उनको काम से, जब प्रेशर ज़्यादा हो तो बीच में कैसे वो ब्रेक दे सके, टाइम ऑफ ले सके, वो चीज़ें भी ईजी कर दें, उसमें भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ना हो कि उनको अपने आप को रिवाइव करने का मौका ना मिले। फिर तीसरी चीज़ लीडरशिप इफेक्टिवनेस पे भी काम करना ज़रूरी है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि कल्चर ऑफ इंक्लूसिव लीडरशिप होना चाहिए ताकि सब सारे एम्प्लॉयज़ को लगे कि वो उनका भी उतना ही वैल्यू है, उतना ही उनका जो उनकी जो ओपिनियन है उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी टॉप मैनेजर्स की है। तो इससे क्या होगा कि वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव सुन पाएंगे लोगों के, उसको एनकरेज कर पाएंगे, आइडियाज़ सुन पाएंगे, चैलेंजेस को और उनके व्यूज़ को चैलेंज करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना, उसमें इन्वॉल्व करें एम्प्लॉयज़ को। दिस इंक्लूसिव अप्रोच नॉट ओनली एम्पावर एम्प्लॉय बट ऑल्सो लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। तो जब सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे तो उससे बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, इनोवेशन होगी। चौथी चीज़ कह रहे हैं जो फोकस करना चाहिए, इफेक्टिव प्रोसेस एंड टैलेंट मैनेजमेंट, कि किस तरह अपने जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, इंक्लूसिवनेस रखें,
एंड ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है कि ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और जो भी कंपनी पॉलिसीज़ हैं ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, और एक फोरम हो जहाँ पे लोग अपने शिकायतें रेज कर सके, ग्रीवेंसेस रेज कर सके और उनको एड्रेस किया जाए, मतलब उनकी शिकायतों को सुना जाए। इस तरह के फोरम्स होने चाहिए। तो अब कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वर्क प्लेस की, इंडिया में वर्क प्लेस कल्चर की, वो मिरर कर रही है ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स, पहली चीज़ इंक्लूसिविटी, दूसरा इनोवेशन, तीसरा एम्प्लॉय का वेलबींग। ये तीनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा जा रहा है। और प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं, पर्पस, एम्ब्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो इंडियन कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन नहीं एनहेंस कर रही है, वो साथ में ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की तरफ भी ध्यान दे रही है। तो ये चेंजेस आजकल देखने को मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो वर्क प्लेस है वो इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। आगे लिखा है लेसन्स फ्रॉम द बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स। तो जो चीज़ें हमें बेस्ट एम्प्लॉयर से सीखने को मिली हैं, इस आर्टिकल में कुछ कंपनीज़ के नाम भी दिए थे जो आजकल के टाइम पे जिनको बेस्ट एम्प्लॉयर्स माना जाता है। तो यहाँ पे जो लेसन हमें उनसे सीखने को मिले हैं, पहला है कि फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि किस तरह पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर बनाना है, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए उनसे, जो आज के टाइम पे बेस्ट वर्क प्लेसेस मानी जाती है, जहाँ पे इस तरह का कल्चर है, जहाँ पे एथिक्स को फॉलो किया जाता है, एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट बहुत एथिकल है, और एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया जाता है, इंक्लूसिविटी है, डाइवर्सिटी है। उसके अलावा प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग एंड इनोवेशन। तो यहाँ लिखा है कि इस तरह का कल्चर जहाँ पे कोलैबोरेशन हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग हो, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार कि इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया जा रहा है। देन वी हैव प्रायोरिटाइजिंग दी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन फ्यूचर रेडीनेस एंड कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन थ्रू मून शॉट प्रोजेक्ट्स। थ्रू दिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई साइंटिफिक मून, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा जा रहा है, मून शॉट प्रोजेक्ट्स का मतलब है छोटे छोटे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जहाँ पे जो लोग अपने एक्सपर्टीज यूज़ करके एक टीम बनाई जाती है, जो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और वो मिल के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो वो अपना पूरा फोकस जो है वो उस प्रोजेक्ट में मिलके एक टीम बना दी जाती है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है। वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो रही है, साथ में एम्प्लॉयज़ को मौका भी मिल रहा है कि वो अपने एक्सपर्टीज़ को, अपने स्किल्स को दिखा सके। तो छोटे छोटे मून शॉट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मौका मिलता है। एक तो वो बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और उनको प्लेटफॉर्म मिलता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। प्लस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा हो पाती हैं उनसे, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मून शॉट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं उनको। फिर इसके अलावा प्रायोरिटाइजिंग वेलबींग प्रोग्राम्स, तो जैसे फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए कुछ वेलबींग प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैटरनिटी लीव हो गई, पैटर्निटी लीव हो गई, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ स्क्रीनिंग हो गई, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, फिर फिटनेस प्रोग्राम हो गया। वर्क प्लेस पे ही कई बार जैसे जिम वगैरह, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट होते हैं, आजकल जिम होता है, ताकि वो अपना फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे सके। फिर कहते हैं कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जिसमें से एक प्रोग्राम है जिसको ये बोलते हैं DEIB, मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंगनेस। तो इस तरह के इंटरवेंशंस लेके आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी हो, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जेंडर के लोग हों, अलग अलग डाइवर्स टाइप के लोग हों। फिर उसके बाद इक्विटी हो, यानी कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना, उसके नीड पूरा करने के लिए उतना फैसिलिटेट किया जाए। इंक्लूसिविटी हो, सबको इंक्लूड करा जाए। बिलोंगिंगनेस हो, उनको फील हो कि वो उस जगह को बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंगनेस फील हो। इसके अलावा जैसे मैंने बोला जेंडर इंक्लूसिविटी भी है, तो LGBTQ
को भी रिक्रूट करने के कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे बता रहे हैं फॉलो किए जाते हैं। तो जैसे डिसेबल जो हैं उनको भी रिक्रूट किया जाता है, फिर मेंबर्स ऑफ LGBTQ+ में से भी रिक्रूट किया जाता है। तो इंक्लूसिविटी को बहुत वो करा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें जो कवर करे गए थे जो आप लोग उसमें भी पढ़ोगे जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ोगे या मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मिलेगी। बट दिस इज़ द अपडेटेड कि आज के टाइम पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आज इंडियन कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आई होप ये आर्टिकल आपको काम का लगेगा किसी ना किसी तरीके से। बाकी मैं इसका जो PDF है उसका लिंक शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ सकते हैं। So thanks for watching.